काम किया. Like you said, I was at Goldman. आई रियली एंजॉय कहानियाँ उन्होंने शेयर की, बच्चे ड्राइंग बना के देते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी. और मैंने कहा कि मैं बच्चों को तो वापस सही इन्वेस्टर होगा पूछेगा कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, नहीं तो मूर्ख इन्वेस्टर होगा तो वो पैसे जला देगा, आपको देख कोई फर्क नहीं होने वाला. तो अगर आप सही इन्वेस्टर के पास गए हैं कितना तो रिस्क लेना चाहते हैं और फैमिली की क्या गोल्स है, क्या कोई शादी आ रही है फैमिली में, क्या कोई अब्रॉड जा रहा है और उसको कैसे मैनेज करना है. Hi guys, today we have Shriya Shekhsaria with us on our podcast, and we are going to talk about finance in startups. We are so grateful to her that she is there today with us. Shriya Shekhsaria is best-selling author and CEO of Lumha. Shriya worked with Goldman Sachs. She is a recipient of 2021 Superwoman of the Year award and 2020 Women's STEM Entrepreneurs of the Year award, and a lot more. She has studied in USA for 7 years, and it's a pleasure for us presenting her to you. Welcome, ma'am. Hi, thank you so much for having me. It's a pleasure for us, ma'am. So, ma'am, how is your journey been till now? Like, you were studying in USA from childhood to now, like as an entrepreneur, how did you develop that kind of mindset, and like what, if you can just explain that a bit? पूरी जिंदगी को 1 मिनट में नहीं आप आराम से बताइए. आई ग्रो अप इन इंडिया. मैं स्कूल लोनावला में गई थी और फिर लोनावला से मैं प्रिंसटन गई. कॉलेज में 4 डिग्रीज किए, साइकोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस और यूरोपियन कल्चर. और उसके बाद वॉल स्ट्रीट पे काम किया. लाइक यू सेड, आई वाज एट गोल्डमैन. आई रियली एंजॉय दैट क्योंकि वहाँ पर अलग अलग मार्केट्स को देखने मिला, अलग अलग क्लाइंट्स कैसे अपना फाइनेंस संभालते हैं, खुद के फाइनेंसेस कैसे संभालते हैं, वो सब सीखने को मिला. लेकिन जो कीड़ा होता है ना, वो बचपन से ही था कि खुद का कुछ करना है. और जब छोटी थी तो स्कूल में भी छोटी छोटी चीजें करती थी. जैसे जब वैलेंटाइंस डे आता था स्कूल में तो मैं गुलाब बेचती थी और सॉन्ग डेडिकेशंस बेचती थी अपने स्कूल के सिस्टम पे. फिर मैंने अखबार बनाया 11th-12th में और फिर वो अखबार हम बेचते थे. तो हमेशा से मुझे चीजें बनाने का बहुत शौक था. लम्हा की कहानी थोड़े अलग स्टाइल में शुरू हुई. आई वॉज इन कॉलेज जब मैं किताब लिख रही थी. तो एज यू सेड, आई एम अ राइटर और बचपन से ही किताबें लिख रही आ रही हूँ. और मेरे पब्लिशर के साथ डील थी कि जब भी मेरी कोई किताब बेस्ट सेलर बनेगी या अच्छे से करेगी मार्केट में, तब हम एक नॉन फिक्शन बुक लिखेंगे और वो नॉन फिक्शन बुक का सारा पैसा हम एक कम्युनिटी नीड को देंगे. तो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से जितनी भी मदद कर पाए वो करेंगे. तो मैं 2015 में इंडिया के अलग-अलग गाँव में जो बच्चे हैं ना, जिनको बीमारियाँ थी, उनके बारे में लिख रही थी ताकि उनके ट्रीटमेंट के लिए पैसे जमे हों. और अनफॉर्चुनेटली बुक पब्लिशिंग बहुत धीरे होता है. 1 डेढ़ साल हो गए द बुक रिलीज़. तो वो बच्चे जब गुज़र गए क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं हो पाया उन सब का, मेरे पास उनकी सारी यादें थी. जैसे जो कहानियाँ उन्होंने शेयर की, बच्चे ड्राइंग बना के देते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी. और मैंने कहा कि मैं बच्चों को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन अगर हम माँ-बाप तक ये बच्चों की चीज़ें पहुँचा सकें, तो उनके लिए कुछ मीनिंगफुल हो सकता है. तो घर गई, दादी की अचार की बरनियाँ ली. हर दादी के घर में अचार की बरनी होती थी उस समय. तो अचार की बरनियों में मैंने बच्चों की यादें भर के उन माँ-बाप के पास भेजा. तो उनको ये मेमोरी जार का जो कॉन्सेप्ट है ना, काँच में सारी यादें भरी, उनको वो पसंद आया. लेकिन मैं वापस कॉलेज चली गई. मुझे लगा था मैं गोल्डमैन में काम करूँगी, मेरा वॉल स्ट्रीट का काम है, ये मेमोरी जार चलो ठीक है, हॉबी सही है. लेकिन कॉलेज में आई हैड टू डू अ थीसिस जहाँ पर अपने आखिरी साल में कोई भी रिसर्च टॉपिक पे लिखना पड़ता है. तो मेरे साइकोलॉजी वाले डिग्री के लिए मैं सोशल मीडिया में इंटरेस्टेड थी.
देखने के लिए कि फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम धीरे-धीरे उस समय हमारे जो युवा पीढ़ी है, उनके दिमाग को कैसे अफ़ेक्ट करती है। बहुत रिपोर्ट्स आ रही थी, फेसबुक इज़ लिंक्ड टू डिप्रेशन, ट्विटर इज़ लिंक्ड टू दिस। तो मेरा क्वेश्चन था, क्या हम ऐसे कुछ बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म, जो लोगों को खुश करे? या फिर टेक्नोलॉजी हमेशा ही हमें ऐसे टॉर्चर करने वाली है? तो थीसिस के लिए काम किया और रियलाइज़ की कि ये जो मेमोरी जार का कॉन्सेप्ट था, वो लोगों को थोड़ी-सी खुशी तो दे ही देता है। तो क्या हम इसका कोई ऐप बना सकते हैं, जहाँ पर लोग ढेर सारी खुशियाँ बाँट पाएँ? तो ऐप बना दिया, लेकिन फिर भी लगा कि मैं वॉल स्ट्रीट जा रही हूँ। तो ऐप के पैसे देकर आई वर्क्ड एट वॉल स्ट्रीट बाय डे और स्टार्टअप पे रोज़ रात को काम किया। फिर 1 साल बाद पता था कि चॉइस करना पड़ता। अगर मैं वॉल स्ट्रीट पे और आगे जाना चाहती थी, तो हर रोज़ रात को और वीकेंड्स को मैं स्टार्टअप नहीं कर पाती और अगर स्टार्टअप को आगे लेके जाना था, तो मैं रोज़ वॉल स्ट्रीट नहीं जा पाती। चॉइस था और मैं लकी थी कि मेरे जॉब में मेरे जो बॉसेस थे इंटर्नशिप के टाइम में, उन्होंने सपोर्ट किया। तो वो बोले, "छोड़ दो, हम इन्वेस्ट कर देंगे तुम्हारी कंपनी में। अगर चली तो अच्छा है, हम सबके सपने पूरे होंगे और अगर नहीं चली तो वापस आ जाओ।" तो मैं Wow. अभी फुल टाइम एंटरप्रेन्योर हूँ और लम्हा को स्कूल्स में, कॉलेजेस में अलग-अलग जगह लेके जा चुके हैं और लोग हर महीने लाखों मेमोरी जार बनाते हैं। जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स में कॉलेज के पहले दिन पे जार शुरू करते हैं और अपनी फ़ोटोज़, वीडियोज़ और सब भरते रहते हैं दोस्तों के साथ। तो कॉलेज के एंड तक उनकी पूरी कॉलेज की जर्नी एक साथ ही रहती है। बर्थडेज़ के लिए लोग जार्स बनाते हैं, ख़ासकर कि पैंडेमिक में। जहाँ पर एक जार बनाओ और सबके वीडियोज़ कलेक्ट करो और फिर वो जार डिस्ट्रीब्यूट करो। तो मतलब वो असली दौलत है मेरी कि इतनी खुशी बाँट पाए हैं हम, पार्टिकुलरली इतने मुश्किल पैंडेमिक टाइम में। वाओ, वाओ, वाओ मैन! वाओ, वाओ मैम, दैट्स ग्रेट। बाय द वे, आपने अभी बोला कि आप वॉल स्ट्रीट में थे, तो आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा? और अभी जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है, उन्होंने वो मूवी तो देखी होगी, वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। So That's funny. so how was your experience? I Like, loved it. hmm, वॉल स्ट्रीट वाज़ अमेजिंग। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जितना अमेजिंग तो नहीं था। लेकिन वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। आई थिंक देयर वाज़ अ रियल सेंस ऑफ हम सब मिलकर दुनिया को समझ कैसे सकते हैं और एक बार हम हमारे सामने जो हो रहा है और दुनिया में जो हो रहा है उसको समझ पाए, तो उसके हिसाब से हम ट्रेड्स कैसे डाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे लगे कि चाइना में जो पिग्स है वो बीमार होने वाले हैं, तो मैं अभी से उनके फ्यूचर्स खरीद लेती हूँ क्योंकि उनका सप्लाई कम होने वाला है। अगर मुझे लगता है कि मिडल ईस्ट में शांति नहीं होने वाली थोड़े टाइम के लिए, तो मैं तेल के साथ क्या करूँ? तो मुझे हमेशा लगा कि ऑन वॉल स्ट्रीट देयर वाज़ दिस सेंस ऑफ how do we get the smartest people in the world to work together to understand the world? And then how do we put money based on our convictions? तो जो हम सोचते हैं होगा, उस पे हम कितने कॉन्फिडेंस से कितने पैसे लगा सकते हैं और हमारे क्लाइंट्स की सर्विस कर सकते हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आया और वहाँ के लोग बहुत स्मार्ट थे और ऑब्वियसली पे चेक ले जाने में भी मज़ा आता था वहाँ से हाई सिक्स फिगर्स डॉलर्स में। दैट वाज़ अ गुड टाइम, आई रियली एन्जॉयड इट। वाओ मैम! और मैम, व्हेन यू स्टार्टेड अप, लाइक आपने एक पॉइंट दिया था कि जब आप इंडिया में थे, लाइक जब आप यहाँ से गए वहाँ पे, सो यू यू थॉट दैट यू विल स्टार्ट अ स्टार्टअप, और शायद आपने स्टार्ट भी कर दिया था एक छोटे से वे में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो उस टाइम पे जब आपके पास कोई इन्वेस्टर्स नहीं थे, तब आपने आपके पर्सनल फाइनेंस को और स्टार्टअप के फंड को, मतलब जो भी आपने अपने सेविंग्स में से डाला होगा, वो आपने कैसे मैनेज किया उसको उस वक्त पे? मुश्किल से। अ, मैं जब कॉलेज में थी, हम्म। तब मैं अपना थीसिस लिख रही थी और लम्हा की शुरुआत रियली मेरे थीसिस से हुई। तो मैं बहुत लकी थी कि मेरे रिसर्च को काफ़ी अवार्ड्स मिल चुके थे और कॉलेज से बहुत सपोर्ट मिला। तो जो इनिशियल रिसर्च था वो कॉलेज से सपोर्ट किया था और फिर एक बार जब मैं कॉलेज छोड़ दी, तो वॉल स्ट्रीट से मेरे जो पेचेक आते थे 50% तो मैं रेंट पे खर्च करती थी क्योंकि मुझे मतलब सुंदर घर में वापस आना बहुत अच्छा लगता है और मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं रोज़ के
20 मिनट ट्रेन में वेस्ट करूँ आते जाते समय। मुझे एक बिल्डिंग चाहिए थी जो काम के बिल्कुल पास में थी और जो सेफ थी। तो मेरा आधा पेचेक रेंट में जाता था और फिर जो 50% बचता था, उसमें से मैं 25% खाने में और दूसरे एक्सपेंसेस में लगाती थी, मोस्टली खाने में, क्योंकि खाने बनाने का टाइम नहीं होता था मेरे पास। दिन में वॉल स्ट्रीट और रात को स्टार्टअप काम करके। तो खाने के ऑर्डर में 25% जाते थे और बाकी के 25% मैं अपने स्टार्टअप के एम्प्लॉइज़ के सैलरी में डालती थी। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी में उतना नहीं है, मेरा बैकग्राउंड जैसे आप जानते हैं ज़्यादा फाइनेंस और साइकोलॉजी में है। तो जब लम्हा का ऐप बन रहा था, हमें टेक्नोलॉजी लोगों को हायर करना था। तो मैंने अपना 25% सैलरी हर महीने उनकी सैलरी में यूज़ किया और वो ऑब्वियसली हमारे लिए फुल टाइम नहीं काम कर रहे थे और अभी भी वो अलग-अलग प्रोजेक्ट्स लेते हैं। लेकिन मेरा 25% हर मंथ स्पेंड करते-करते प्रोडक्ट तैयार हो गया। एक बार प्रोडक्ट तैयार हो गया और लोग उसे देखने लगे, तो उनको लगने लगा कि ठीक है, ये लम्हा भी कहीं जा सकता है, इसका कुछ हो सकता है। और मुझे लगता है उससे ज़्यादा जो मेरे पुराने बॉसेस थे, जिन्होंने मेरे साथ रोज़ काम किया था, वो समझ चुके थे कि मैं लम्हा के बारे में केयर करती हूँ और जहाँ तक हो सके मैं इसके लिए काम करती रहूँगी। तो मुझ पे विश्वास करके और प्रोडक्ट को देखकर उन्होंने इन्वेस्ट किया। लेकिन तब तक मेरे पेचेक से आ रहे थे। मैं कहीं बाहर नहीं गई, खुद के लिए कपड़े नहीं खरीदी, कुछ नहीं किया। सब कुछ खाने और स्टार्टअप पे खर्च होता था मेरा। ऑलराइट मैम। और तो अगर ऐसा है तो एक ऐसी चेकलिस्ट एक आपने क्रिएट की होगी कि ये पैरामीटर्स पे मेरा स्टार्टअप आना चाहिए तो ही मैं इसमें अपनी सेविंग्स डालूं, वरना फिर प्रोबेबली कि मेरा लॉस भी हो सकता है। सो व्हाट आर दोस पैरामीटर्स कि जो एक हुँ। न्यू एंटरप्रेन्योर को उसके दिमाग में रखना चाहिए, बिगिनर एंटरप्रेन्योर को, कि अच्छा अगर ऐसा होता है सो आई शुड डू दिस, लाइक व्हाट आर दोस पैरामीटर्स? So see, I'll tell you very seriously, मेरा उतना दिमाग नहीं चलता अलग-अलग पैरामीटर्स में, सिंपल सी हूँ। आई हैड वन क्वेश्चन कि मेरे खुद के पैसे इसमें डालने से पहले बस एक ही सवाल था कि अगर लम्हा नहीं चली, क्या मुझे अफ़सोस होगा कि मैंने ये किया? मतलब अगर कल जाकर मेरे सारे पैसे डूब गए, क्या मुझे अफ़सोस होगा कि मैंने लम्हा किया? और अगर उसका जवाब हाँ होता, तो मैं कोई पैसे नहीं डालती। क्योंकि अगर वो पैसे इतने ज़रूरी थे कि मैं उसके बिना जी नहीं सकती या मुझे लम्हा से इतना कम लगाव था कि अगर चले तो ही करना है, नहीं चले तो नहीं करना है, तो नहीं करना चाहिए। आपको अपने पैसे और अपना समय, जो काफ़ी लोगों के लिए पैसों से कीमती होता है, अपना समय और पैसा सिर्फ़ डालना चाहिए, अगर आपको उस चीज़ पे काम करना है, भले ही वो सक्सेस हो या नहीं। वो एक जुनून होता है आपका अपने आइडिया के प्रति या अपनी कंपनी के प्रति कि का जहाँ पर भी पहुँचे, रास्ता मज़ेदार हो और जब आपको वो लगे, तब पैसे डालो। पैरामीटर्स अलग-अलग लोगों के देखे हैं मैंने 100 150 चीज़ ठूँस के रखते हैं, एंड में कुछ काम नहीं आता। बस अगर लगाव होना आइडिया से तो करना चाहिए और अफ़सोस नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में कि पैसे डुबा दिए और उससे बड़ा अफ़सोस नहीं होना चाहिए कि कोशिश भी नहीं की। तो मेरे लिए क्लियर था, लम्हा चले या नहीं चले, मुझे करना है तो लगा दिए पैसे और समय। मतलब प्यार होना चाहिए अपने आइडिया से। प्यार होना चाहिए यस, पर प्यार से ज़्यादा भी मुझे जुनून लगता है, क्योंकि प्यार करना आसान होता है जब चीज़ें सही जा रही हो और स्टार्टअप्स में ऐसे लगता है कि मतलब प्लेन उड़ रही है और तैयार भी नहीं है और नीचे तालाब है और ऊपर से मतलब अंगार की बारिश हो रही है, ऐसे लगता है रोज़। वो सिर्फ़ जुनूनियत पार करा सकती है, उससे कोई प्यार नहीं कर सकता। ट्रू। वो भी है मैम। और जब आपके पास इन्वेस्टर्स के पैसे आ गए, तो आपने वो पैसों को स्ट्रक्चर कैसे किया अपने स्टार्टअप में, या फिर कोई भी एंटरप्रेन्योर है, हाउ कैन ही और शी स्ट्रक्चर दैट मनी? बिकॉज़ ये So So you shouldn't structure your money once you get the investors money. Structure पहले से होना चाहिए। क्योंकि जभी भी आप इन्वेस्टर के पास जाते हैं और पैसे माँगते हैं, या तो वो सही इन्वेस्टर होगा और पूछेगा कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, नहीं तो मूर्ख इन्वेस्टर होगा तो वो पैसे जला देगा, आपको कोई फ़र्क नहीं होने वाला। तो अगर आप सही इन्वेस्टर के पास गए हैं, तो वो आपको अपना प्लान पूछेंगे।
And as far as I'm concerned, money is a tool, correct? अगर आपकी कंपनी सही चीज है और आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, तो समझ लो बिना पैसों के 10 साल लगेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने तक। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टर के पैसे आए तो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए 1 साल लगेगा, 6 महीने लगेंगे। तो पैसे बस वो वीडियो गेम खेलते खेलते बूस्टर होते हैं ना, मेरे व्यू में हमेशा पैसे वो बूस्टर होते हैं स्टार्टअप के लिए। तो प्लान पैसे हो या नहीं हो, मोस्ट केसेस में सेम होगा, पैसे आने से बस वो जल्दी हो जाता है। तो दो यूजफुल चीज अकॉर्डिंग टू मी इन्वेस्टर के पैसों के लिए, एक है समझना कि आप बर्न कैपिटल ला रहे हैं या ग्रोथ कैपिटल। बर्न कैपिटल यानी कि जो पैसे स्टार्टअप में आ रहे हैं ताकि आप समझ पाए कि क्या ये असली कंपनी बन सकती है, अच्छा हम क्या बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, स्टार्टअप को समझने के लिए। और वो पैसे 90% अपने एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंचाते, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए है, वो समझने के लिए, तो वो लर्निंग मनी है, बर्न कैपिटल। और फिर आता है ग्रोथ कैपिटल, जब आप खुद के प्रोडक्ट को जानते हैं, जब आप खुद के कस्टमर्स को जानते हैं, तो वो पैसे आपको आगे ले जा सकते। तो स्टार्टअप्स के लिए दोनों जरूरी होते हैं, लेकिन हमेशा से इन्वेस्टर के साथ क्लियर करना चाहिए कि कितना परसेंट आपको लगता है बर्न कैपिटल होगा, कितना परसेंट ग्रोथ कैपिटल होगा। जैसे लम्हा के केस में हमने काफी सारे पैसे लगाए थे एक अच्छे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, क्योंकि हम चाहते थे कि एक बार हमारा ऐप रिलीज हो जाए, मेमोरी चार्ज वाला, तो सब यूज करना चाहे। तो शुरुआत में काफी बर्न था, लेकिन अभी हमें पता है कि स्कूल्स और कॉलेजेस और फैमिलीज को हमारा ऐप पसंद है, तो हम डेवलपमेंट में खर्च करते हैं, लेकिन उतना नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग एफर्ट्स में, सेल्स एफर्ट्स में, ग्रोथ में जाता है। तो बर्न और ग्रोथ का फर्क समझकर अपने इन्वेस्टर्स के साथ डिस्कस कर लो ताकि सब सेम पेज पे है। और सेकंड, हमेशा आइडिया रखना कि हम ए से बी जा रहे हैं, आप अभी कहाँ हो ए, जाना कहाँ चाहते हो बी, और उसको डिफाइन कैसे करते हैं। हो सकता है कि ए आपके लिए हो कि आज हमारे पास 10,000 यूजर्स है, बी में हमारे पास 5 मिलियन यूजर्स है, जो भी आपके स्टार्ट और एंड पॉइंट्स है वो डिफाइन कर लो। और आपके पास हमेशा 3 सिनारियो होने चाहिए। एक है कि अगर कोई पैसे नहीं मिले किसी से, तो ए से बी तक कैसे पहुंचे। दूसरा सिनारियो है कि अगर हमें मन चाहे जितने पैसे मिले, जो यूजुअली 1-2 मिलियन में होते हैं सीड स्टेज में, अभी अगर $1-2 मिलियन मिल गए, तो फिर ए से बी तक कैसे जा रहे हैं, और बी तक पहुंचते पहुंचते अगले इन्वेस्टरों को कैसे अंदर लाना। और तीसरा केस है जो मोस्ट स्टार्टअप्स में होता है मेरे एक्सपीरियंस में, वो है कि चलो ठीक है 1 मिलियन चाहिए थे, 1 मिलियन नहीं मिले, 1 लाख मिल गए, तो वो 1 लाख के साथ हम ए से बी तक कैसे पहुंचे और मिडवे पॉइंट पे कैसे सेटअप करें ताकि बी पर हमें अच्छे इन्वेस्टर्स मिले। तो ये तीनों सिनारियो होने चाहिए, और पैसे बस टूल है स्पीड एडजस्ट करने के, जाना तो एक ही जगह होना चाहिए, भले पैसे हो नहीं हो। राइट मैम। एंड मैम, स्टार्टअप के फाइनेंस का एक डार्क साइड भी होता होगा जिसके बारे में कोई कभी बोलता लाइट नहीं है साइड खुल भी के। है, मुझे लगा पूरा डार्क साइड है। नहीं, मजाक, सॉरी। यू वर हाँ, सेइंग। हाँ, तो वो जो स्टार्टअप के फाइनेंस का जो डार्क साइड है उसके बारे में लोग ज्यादा बोलते नहीं। वो बोलते कि अभी हमें कि अभी हमें फंडिंग मिल गई है, सो लाइक वी विल वर्क ऑन दीज थिंग्स। बट एक डार्क साइड होती है दैट दे कि यार हमें इतने भी पैसे की जरूरत है, हाउ टू मैनेज ऑल दोज थिंग्स। और वो डार्क साइड कैसी होती है? डार्क साइड लोगों के लिए अलग अलग लेवल के डार्कनेस होते हैं, मुझे लगता है फाइनेंस में, पर्टिकुलरली स्टार्टअप फाइनेंस में। और मैं नहीं कहूंगी कि ये मेरा एक्सपीरियंस है नेसेसरली, लेकिन मैं जितने भी फाउंडर्स को जानती हूँ अलग अलग देश में, जैसे लम्हा 150 देश में है, तो मैं काफी अलग अलग देश से फाउंडर्स को जानती हूँ। मैंने एक चीज कंसिस्टेंटली देखी है 150 देश में, कि जो रूल्स होते हैं या जो क्राइटेरिया होते हैं इन्वेस्टर्स के फाउंडर्स को फंड करने के लिए, वो अलग अलग फाउंडर्स के लिए अलग अलग होते हैं। कुछ चीजें जायज हो, जैसे अगर आपकी कंपनी 10 साल पुरानी है और आपने ऑलरेडी इतने सारे पैसे कमा लिए, तो आपके बैलेंस शीट पे करेंगे।
और अगर कंपनी नई है तो ऑब्वियसली क्लाइंट्स उतने नहीं होंगे, प्रोडक्ट भी शायद तैयार नहीं है, तो आइडिया और टीम पे करेंगे। तो स्टार्टअप के स्टेज या कंपनी के स्टेज के हिसाब से इन्वेस्ट करना ठीक है, क्राइटेरिया अलग हो अलग फाउंडर्स के लिए, वो सही है। लेकिन मेरे लिए जो स्टार्टअप फाइनेंसिंग का डार्क साइड है वो है कि काफी सारे इन्वेस्टर्स के पास ऐसे क्राइटेरिया होते हैं, कॉन्शियसली कि सबकॉन्शियसली, जो लोगों के पैदाइश के पे डिपेंडेंट है, जो कंपनी से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। और मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। औरतों और आदमियों के बीच का फंडिंग का फासला इतना बड़ा है और इतने क्राइटेरिया अलग होते हैं। मैं ये एक्सपीरियंस के साथ कह सकती हूँ क्योंकि लम्हा मेरी अभी की कंपनी है, लेकिन मैंने पहले और एक कंपनी पे काम किया था और उस कंपनी में मेरे साथ आदमी काम करते थे। और लम्हा के लिए मुझे प्रूफ लेके जाना पड़ता था कि देखो मतलब इतने लाख लोग हैं जो लम्हा यूज करते हैं, हम इतने कमाते हैं हर महीने में, और उनको दिखाना पड़ता था कि ये लो प्रूफ है। और जब मेरे को फाउंडर्स या दूसरे आदमी फाउंडर्स जाते थे तो वो बोलते थे अच्छा मैं वादा करता हूँ कि ये होगा इतने समय में, तो उनको वादे पे पैसे मिलते थे और हमें इतना प्रूफ दिखाना पड़ता था। Oh my तो God. ये एक एग्जाम्पल है। और सब इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे नहीं है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो भेदभाव नहीं करते, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो ऐसे भेदभाव करते हैं। और अभी हालांकि में एक स्टडी निकली है जहां पर उन्होंने 200 स्टार्टअप फंडिंग मीटिंग को रिकॉर्ड किया था। तो जैसे हम अभी बात कर रहे हैं वैसे स्टार्टअप फाउंडर और वेंचर कैपिटलिस्ट की मीटिंग्स को रिकॉर्ड किया था। और वहां पर उन्होंने सारे सवालों को दो कैटेगरी में डाला जो इन्वेस्टर फाउंडर से पूछ रहे थे। पहला कैटेगरी था प्रमोशन वाला, और उसमें वो फाउंडर से पूछ रहे थे कि ठीक है कंपनी क्या कर सकती है, हमारे पैसे तुम्हें कितने दूर लेके जा सकते हैं, तुम्हारा एंड रिजल्ट क्या है। तो वो हैप्पी सिनारियो वाला था कि ठीक है कहाँ तक जा सकते हैं हम। और दूसरा कैटेगरी क्वेश्चंस का प्रिवेंटिव था, जहां पर सवाल पूछे जा रहे थे कि अच्छा ठीक है लेकिन अगर ये प्रॉब्लम हो गया तो क्या करोगे, अगर ये कस्टमर तुम्हें छोड़ के चला गया तो क्या करोगे। तो जो रिस्क थे उसको दोहरा रहे थे और फाउंडर्स को पूछ रहे थे वो रिस्क को कैसे मिटिगेट करें। तो आप समझ रहे हो अभी दो कैटेगरीज है सवाल के। पहले कैटेगरी है प्रमोशन वाले कि चलो कितने दूर तक जा सकते हैं, और दूसरा कैटेगरी है प्रिवेंटिव के कि इतने बड़े रिस्क आ सकते हैं उसका क्या करोगे। तो नेचुरली जो प्रमोशन वाले क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होंगे, वो कॉन्फिडेंट लगेंगे क्योंकि वो अच्छी चीज हो, अच्छे फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। और जो प्रिवेंटिव कैटेगरी में है वो थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट लगेंगे क्योंकि वो डिफेंसिव बन रहे हैं, उनको डिफेंस पे लेके गए हैं, उनको रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं। और जो 200 वीडियोस रिकॉर्ड हुए उसमें से 100 आदमियों के साथ थे, मतलब मेन फाउंडर्स, और 100 औरतों के साथ थे, औरतें जिन्होंने कंपनी शुरू की। और इतना बड़ा फर्क था, ऑलमोस्ट 60% फर्क था कि औरतों को ज्यादा प्रिवेंटिव सवाल पूछे गए थे कि अच्छा अगर बच्चा हो गया फ्यूचर में, शादी हो गई, या वो भी नहीं मतलब अगर कंपनी में ये हो गया, उनको प्रिवेंटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और मेन को प्रमोशन क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो नेचुरली कॉन्फिडेंस लेवल्स अलग लगेंगे, नेचुरली इन्वेस्टमेंट अलग अलग आएगा। और औरतों को सिर्फ 2% स्टार्टअप फाइनेंसिंग मिलता है पूरी दुनिया में, 2%। हम 50% पॉपुलेशन निकाल करते हैं ऑलमोस्ट। तो हाँ सबके लिए अलग अलग डार्क साइड होता है स्टार्टअप फाइनेंस के लिए, लेकिन मेरे लिए स्टार्टअप फाइनेंस का ये डार्क साइड है। और औरतों का बस एक एग्जाम्पल है, ऑब्वियसली फॉरेन में हमारे तरह जो दिखते हैं इंडियन, उनका भी ऐसे ही कुछ हाल है, हिस्पैनिक लोगों का। तो ये मेरे लिए डार्क साइड है कि किसी को देखकर आप कंपनी का सक्सेस कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ये मुझे सही नहीं लगता। True, yeah. This is a dark side, indeed. It's a very dark side and it kills companies and it builds a cycle, right? क्योंकि अगर औरतों को फंडिंग नहीं मिलती तो औरतें कंपनियां नहीं शुरू करती, तो औरत की कंपनियां कम दिखती है तो इन्वेस्टर उन पे ध्यान नहीं देते, तो वो साइकिल और बुरा होता जाता है, इट गेट्स डार्कर एंड डार्कर एंड डार्कर। राइट मैम, और क्या आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में या फिर अभी ये प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व हो रही है या फिर इन्वेस्टर्स का माइंडसेट चेंज हो रहा है थोड़ा सा भी, और फ्यूचर में क्या ये ठीक हो सकता है? 100% बेहतर हो रहा है।
देखो सब जगह में एक काम हो रहा है, और फर्क ये भी पड़ रहा है कि औरतें ज्यादा पे डिमांड कर रही हैं हर इंडस्ट्री में, क्योंकि वो डिजर्व करती है इक्वल पे। जैसे बॉलीवुड में आप देखेंगे कि अभी जो एक्ट्रेसेस है हमारी, वो बोल रही है कि जितना हीरो को पैसे मिलता है उतना हमें मिलना चाहिए। और औरतें प्रमोट हो रही है, मतलब ज्यादा सीईओज बन रही हैं, तो वो खुद इन्वेस्टर बन रही है, वो अपने खुद के पैसे लगा रही है, तो वो काफी अलग अलग औरतों को अपलिफ्ट करती है। और एक स्टेटिस्टिक जो एक्चुअली, हालांकि एक पिक्चर आई थी मिस इंडिया तेलुगु मूवी थी, उसमें भी दिखाया था कि अगर औरत को 1 रुपया दो और आदमी को 1 रुपया दो, तो औरत उससे डबल से ज्यादा करके देती है, आदमी 1.5 गुना करके। तो क्योंकि औरतें इंडस्ट्री में आ चुकी हैं और उनको थोड़े पैसे मिलने शुरू हुए हैं, और बाकी की इंडस्ट्री देख रही है कि वो दुगने से भी ज्यादा दे सकते हैं, वो औरतों का सक्सेस ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं, तो अभी सब भी आ रहे हैं बोले अच्छा ठीक है चलो हम भी देना शुरू करते हैं। और मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि हाँ, औरतों को धीरे धीरे पैसे मिलने शुरू तो हुए हैं, लेकिन इससे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की होती है कि चैरिटी के तौर पे नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि अच्छा ठीक है चलो, मतलब कोटा बनाना है, 10 आदमी के स्टार्टअप को फंड कर दिए तो 500 औरतें करने हैं। ये चैरिटी के लिए नहीं, ये अपने बलबूते पे, अपने स्ट्रेंथ पे आ रहा है। तो क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड उनका काफी अच्छा है, टच वुड, काफी अच्छे फाउंडर्स वुमेन को मिल रहा है, तो बेहतर होता जाएगा। और हर जनरेशन की थॉट अलग है और सब अलग अलग थॉट्स के साथ बढ़े हुए हैं। जैसे इंडिया में मुझे लगता है अभी भी मोस्ट इन्वेस्टर्स ओल्ड, ओल्ड हमारे लिए ओल्ड कैटेगरी में आते Yeah. हैं। जो अभी 20s में 30s में अभी आना शुरू हुए हैं, और जो 20s और 30s में इन्वेस्टर्स है एज में, वो ऐसे ख्यालों के साथ बड़े नहीं हुए कि औरत को घर में बैठना है और ये करना है, तो सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में कम है। तो अलग अलग फैक्टर्स की वजह से औरतों को ज्यादा पे मिल रहा है, वो इन्वेस्टर बन रहा है, औरतों की कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है, और यंगर लोग आ रहे हैं इंडस्ट्री में। ये सब कलेक्टिवली प्रॉब्लम को बेहतर बना रहा है, लेकिन ऑब्वियसली 2% से हमें 50% तक पहुंचना है, तो अभी भी फासला है। या तो मैम, हमने स्टार्टअप फाइनेंस के बारे में तो हमने बात की, बहुत की, बट wealthonomy is also about wealth creation. So can I ask you a few questions about that? Of course. So how do you manage, and how do you, or how do you manage your assets, and how do you evaluate them कि ये अच्छा asset है और ये नहीं है? देखो, गोल्स होने काफी जरूरी है, बिकॉज लाइक आई सेड मनी इज अ टूल। स्टार्टअप फाइनेंस और पर्सनल फाइनेंस में उतना फर्क नहीं है। यू स्टार्ट एट पॉइंट ए एंड यू वांट टू गेट टू पॉइंट बी, राइट? तो मेरे लाइफ में पॉइंट बी मेरे लिए बहुत स्पेसिफिक गोल्स के साथ है कि मुझे रिटायरमेंट में इतना चाहिए, फैमिली फंड के लिए इतना चाहिए, इमरजेंसी कैश इतना चाहिए, अगर कभी एजुकेशन या कुछ फिर से करना हो तो इतना चाहिए। तो एसेट्स को गोल्स के हिसाब से मैं करती हूँ। तो मुझे अपने इमरजेंसी फंड में जितने पैसे चाहिए होते हैं, वो अलग से बैंक में रखे होते हैं। नोबडी इज डूइंग एनीथिंग विद दैट। लेकिन उन पैसों के अलावा मेरा मानना है कि अगर आप वेल्थ बढ़ाना चाहते हो, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, यू हैव टू ओन समथिंग, करेक्ट? ऐसे पैसों को बैंक में छोड़कर या मतलब इंटरेस्ट कलेक्ट करते हुए कुछ नहीं होता। यू हैव टू ओन थिंग्स। तो मुझे इन्वेस्टिंग का शौक है, ऑब्वियसली वॉल स्ट्रीट पे करियर था, और बड़ी भी इन्वेस्टमेंट के साथ हुई हूँ। तो मैं पर्सनली स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, अलग अलग एसेट क्लास में करती हूँ, और मैं हर चीज को गोल से टाई करती हूँ। तो जैसे मेरा एक रिटायरमेंट का पोर्टफोलियो है, रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में मैं उतनी अग्रेसिव नहीं हूँ जितने अलग पोर्टफोलियो में, क्योंकि रिटायरमेंट के पैसे मुझे 50% समझ लो अग्रेशन लेवल है, तो उस हिसाब से स्टॉक्स और बॉन्ड्स का बैलेंस होता है। और जो मेरा मतलब चिल्लर फंड है कि एक्स्ट्रा पैसे कभी मिले मैं चिल्लर फंड में डाल देती हूँ, तो चिल्लर फंड में मेरा 100% रिस्क है। ऐसे भी हो सकता है कि कल मेरा पूरा चिल्लर फंड गायब हो जाए, और ऐसे भी हो सकता है कि वो 100 गुना हो जाए। तो मेरे पास अपना चिल्लर फंड है, रिटायरमेंट फंड है, इमरजेंसी फंड है, और बाकी का सब फैमिली के साथ सोचना पड़ता है ना, क्योंकि मुझे लगता है हमारे संस्कार जो हमें मिले हैं अपने परिवार में एटलीस्ट, कि पैसे परिवार की होते हैं, खुद के भी हैं लेकिन
ऑब्वियसली पूरा परिवार मिलके काफी डिसीजंस लेता है, तो हम देखते रहते हैं क्या इंटरेस्टिंग है और कितना रिस्क लेना चाहते हैं और फैमिली की क्या गोल्स है, क्या कोई शादी आ रही है फैमिली में, क्या कोई अब्रॉड जा रहा है और उसको कैसे मैनेज करना है। बहुत वेग आंसर था, लेकिन अपना बैलेंस शीट देने के बजाय दिस इज द बेस्ट आई कैन डू विद स्पेसिफिक्स। नो मैम, आपने बड़े सही वे में इसको आंसर किया। इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग कि इन्होंने बड़े एक्यूरेट वे में इसको आंसर किया है, वेरी गुड वे, आई मीन जेन्युइनली। थैंक्स। And what are assets according to you for someone who is in his 20s or someone who is in teens, because I'm 18 years old? Oh wow, wouldn't have guessed, huh? You should invest in what you believe in. देखो, दुनिया में सबसे बड़ा एसेट, और मैं बड़ी बुद्धि लगने वाली हूँ बोलते हुए, पर दुनिया में सबसे बड़े एसेट आप खुद हैं। तो पहले इन्वेस्टमेंट आपको खुद में करना चाहिए, और whether that means your education or that means अभी थोड़ा बहुत घूमना, दुनिया देखना, या फिर कभी-कभी मतलब अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर दबा कर खाना, खुद को बेहतर बनाना पढ़ाई से और खुद को थोड़ा बहुत इंडल्ज करना, वो सबसे ज़रूरी एसेट है। तो अगर खुद के एजुकेशन में पैसे डालने के बाद और खुद का ख्याल रखने के बाद थोड़े पैसे बचे हो, तो फिर क्वेश्चन आता है कि आप किस चीज पे खर्च करना चाहते हो, आपके लिए जरूरी क्या है। जो यूजुअली टीन्स होते हैं उनके लिए वो बोलते हैं चलो पिक्चर देखने जाना है, छुट्टी पे जाना है दोस्तों के साथ, वो सब ठीक है, लेकिन अगर वो आपका एम है तो मैं बोलूंगी कि 15 से 20% अगर हो सके तो खर्च मत करना। 15 से 20% या तो मार्केट में डालना, या फिर मम्मी पापा को बोलकर एफडी खुलवाना, क्योंकि इंडिया में सेविंग रेट फिर भी हाई है, या उसको अलग से आपको लगे कि पिक्चरें अच्छी कर रही है तो हम मूवी स्टॉक्स खरीदेंगे, फेसबुक से लोग निकल रहे हैं तो फेसबुक को बेचेंगे। जो भी वर्ल्ड व्यू है ना, 15 से 20% जो भी छोटा सा बचा हुआ सब एक्सपेंसेस के बाद 15 से 20% अपने वर्ल्ड व्यू के हिसाब से डालो। जैसे मैंने अपना पहला सौदा आपकी उम्र में किया था, पहले पापा के साथ करती थी, पहले खुद का सौदा आपकी उम्र में किया था डिज्नी में, क्योंकि मैं बहुत डिज्नी की पिक्चर देखती थी। और मैं नोटिस की कि जब भी मैं मल्टीप्लेक्स में जाती थी, तब मल्टीप्लेक्स में 4 से 5 स्क्रीन डिज्नी की पिक्चरों की होती थी और 1-2 स्क्रीन दूसरी पिक्चरों की। तो मुझे लगा कि डिज्नी इतने पिक्चर बना रहा है, लोग आ रहे हैं देखने, तो डिज्नी फ्यूचर में अच्छा करेगा। तो मेरे पास मतलब डिज्नी के एक शेयर खरीदने के भी पैसे नहीं थे, तो मैंने डिज्नी का आधा शेयर खरीदा था। लेकिन मैंने वो डिज्नी का आधा शेयर खरीदा और आज मतलब उसकी कई गुना कीमत है। तो ऐसे जो आपका वर्ल्ड व्यू हो ना, उस हिसाब से स्टॉक्स लेना चाहिए। अगर आपको एक एक स्टॉक पे ध्यान नहीं देना, 20s में लोग बिजी रहते हैं, टीन्स में बिजी रहते हैं, एक एक स्टॉक को तो फॉलो नहीं कर सकते। तो अगर एक स्टॉक पे व्यू नहीं हो तो देश के बारे में सोचो। अभी इंडिया में इतना टैलेंट है, खुद को ही देख लो, 18 साल की उम्र में इतने कर रहे हो। इंडिया में इतना टैलेंट है, इंडिया में स्टार्टअप्स को भी इनकरेज दिया जा रहा है। तो एक इंडिया बास्केट करके एक ईटीएफ, मतलब कई स्टॉक को मिलाकर ईटीएफ बनाते हैं, इंडिया बास्केट मिलता है। तो इंडिया में शेयर्स खरीदो, क्योंकि अगर आपको लगता है इंडिया फ्यूचर में जाके बड़ी होगी, तो इंडिया के आज जितनी भी शेयर्स की वैल्यू है आगे जाके और बड़ी होगी। तो 15 से 20% या तो कोई कंपनी पे व्यू लो, नहीं तो कोई देश पे व्यू लो, नहीं तो क्रिप्टो करेंसी का नया फैड आया है, एनएफटीज का नया फैड आया है, अगर आपको लगता है कि वो आगे जाने वाली है तो उस पे व्यू लो। तो 15 से 20% अपने व्यूज को रियलाइज करने में लो, और बाकी का जो आपको खुशी रहे उस पे खर्च करो। मैं ऐसे राइट। Hello, is internet I stable? All right. yes, that's good. So, all right. So, with this, we would like to end the podcast. And एक चीज लास्ट में, what would you like to say to Wealthonomy's audience जो कि अभी सुन रही हैं या फिर इसको देख रही हैं और उनकी एज गैप है 18 से लेकर 40 तक के लोग सुन रहे हैं? Anything which you would like to tell them about finance, entrepreneurship, anything which can help them in life?
uh, I guess the most important thing, like I said, is to invest in yourself. जिंदगी में खुद से ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई चीज नहीं होती, और इन्वेस्टमेंट खुद के फ्यूचर में भी करना जरूरी है। यानी कि सब कुछ खर्च मत कर देना बाहर में जाके, थोड़ा बहुत रखना बुढ़ापे के लिए। तो खुद के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना जरूरी है, लेकिन खुद के फ्यूचर के कॉस्ट पे खुद के प्रेजेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कंजूस कंजूस मक्खी चूस बन के बैठ जाओ आप अपने सारे पैसों के साथ। तो अपना बैलेंस समझिए, जो आपको खुश करता है उस हिसाब से अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर को बैलेंस करना। और दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि लम्हा का ऐप फ्री है, उसमें एड्स नहीं है, तो लम्हा का ऐप डाउनलोड करके जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मुझसे कोई भी बात करनी हो तो लम्हा के ऐप में बटन है जहाँ से आप डायरेक्टली मुझे रीच कर सकते हैं। मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है, दिन भर करती हूँ, तो रीच आउट। Thank you so much, ma'am. It was pleasure for us that you were here with us, and apne and you helped us to get answer of all those questions which we had and our audience also had. There were few people who actually reached out to us asking us these questions which I asked to you. So thank you so much. Of course, hopefully the answers were useful, and thank you for having me and thank you for listening. Thank you so much, ma'am. Pleasure is all ours.